अस्सलामुअलैकुम विबस, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। विबस, आज की अपडेट क्या है कि गुज़श्ता शब 12 बजे पेट्रोल की जो कीमतें हैं, पेट्रोलियम की बल्कि कह लें कीमतें, वो बढ़ा दी गई हैं। और पेट्रोल जो है 8 रुपये 40-45 पैसे महंगा, और 10 रुपये कुछ पैसे जो है डीजल को महंगा कर दिया गया है। आलमी मंडी, अब देखें हमारे साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ, कि आलमी मंडी में पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम इस वक्त सस्ता है और हमारे यहाँ पे महंगा है। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि महंगे पेट्रोल से अवाम की ज़िंदगी और महंगाई में कितना इजाफा होगा। मैं थोड़ा सा तकाबली जायज़ा ज़रूर लूँगा, विदाउट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल लीडर, कि अगर 2022 के अंदर 125 जो डॉलर है वो फी बैरल था, और आज 60 तकरीबन 70 से कम जो है डॉलर जो है वो बैरल है, और कंपैरेटिवली जो प्राइसेस हैं कम है। तो उस वक्त की प्राइसेस अगर हम देखें कि 145 या 150 रुपए थे, जबकि आलमी मंडियों में प्राइस ज़्यादा थी। लेकिन आज आलमी मंडियों में प्राइस जो है आलमोस्ट हाफ हो गई है 2025 में। लेकिन आवाम को जो पेट्रोल है वो बहुत महंगा मिलेगा, 280 रुपए 70 रुपए डीजल, इस तरह करके। तो ये आज डिस्कस करेंगे कि इसके जो इजाफा किया गया है, इसके बाद आवाम की जिंदगियों पे इसका इम्पेक्ट क्या होगा। इसके अलावा आज 1 जुलाई है, आज से बजट लागू हो गया है, क्योंकि फाइनेंस बिल कल और परसों की शब जो है वो साइन कर दिया गया था प्रेसिडेंसी से। और आज के जो अवाम पर टैक्सों का बोझ जो है लाद दिया गया है, सीधा सीधा जो है 10% तो हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनके ऊपर 10% सरचार्ज जो है वो लागू कर दिया गया है। उसके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज जो हैं उन पर भी 10% जो है वो जो है जनरल सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के साथ साथ माली साल की आमद हो रही है। अब देखें अवाम का क्या बनता है और हालात किधर को जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि आईनी बेंच ने जो मखसूस नशिस्तें जो 70 से ऊपर बनती थी उनको डिनायल कर दिया था पीटीआई के लिए। लेकिन आज हमने एक डेवलपमेंट देखी है, पिशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर केपीके की हद तक 22 जो अरकान थे उनकी हल्फ बर्दारी रोक कर इलेक्शन कमीशन को और पीटीआई को नोटिस जारी कर दिए हैं। दूसरी जो खबर हमारे पास आ रही है वो हुकूमत चेंज की है, गवर्नमेंट चेंज की है इन केपीके, जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक टेलीविजन, निजी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के अरकान जो हैं वो बिल्कुल मुनहरफ हो सकते हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के अरकान की हमदर्दियाँ खरीदने का अमल शुरू होने जा रहा है, और क्या इतना आसान है कि इमरान खान की जो जमात है वो उनसे अलहदा होकर, क्योंकि माजी में हमने देखा राजा रियाज और दूसरे लोग जो है, इवन शौकत तरीन और जो तरीन साहब थे और बाकी लोग थे, वो अलहदा होकर उनका क्या हाल हुआ। तो क्या ये इतना आसान होगा और 20 से 25 अरकान जो हैं पीटीआई का साथ केपीके में छोड़ जाएंगे इतनी आसानी से। इसके अलावा पंजाब असम्बली में जो है 26 अरकान के साथ के खिलाफ रेफरेंस तैयार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया था और बड़ी जज्बाती सी तकरीर भी वे स्पीकर साहब ने की। मलक मोहम्मद अहमद खान हमारे दोस्त भी हैं। लेकिन उसके बाद ये हमने देखा कि 26 जो एमपीएज हैं अपोजिशन से जिनका ताल्लुक है, इनके खिलाफ फौरी तौर के ऊपर रेफरेंस जो है वो तैयार कर दिया गया। पहले उनकी रुकनीत मुअत्तल की गई थी और अब उनके खिलाफ रेफरेंस तैयार किया जा रहा है, तो बल्कि किया है। तो क्या इसके बाद क्या तरीके इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएगी? क्योंकि लगता तो यही है कि पीटीआई को हर तरफ से नाकामी का सामना है, और असम्बलियों के बाहर और अंदर भी जो है उनका नाटका बंद हो रहा है। तो उसके बाद क्या वो हुकूमत से, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कल और परसों उनको मुज़ाकरात की दावत भी दी है, तो ये मेहमानों से पूछेंगे कि क्या मुज़ाकरात पर तैयार हो जाएगी तहरीक इंसाफ। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान की माशी मुश्किलात हल हो रही हैं, या और मौजूदा हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी लाने में कितनी कामयाब हुई है। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ है आखिर कब तक में। नासिर शराजी साहब हैं, शाही साहब वेलकम टू द शो। सलीम भट्टी साहब हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। भट्टी साहब वेलकम टू द शो। और इकबाल शाही साहब हैं, तजिया निगार हैं,
इकबाल शाही साहब, वेलकम टू द शो। शाही साहब, आपसे शुरू करते हैं कि पेट्रोलियम की कीमतों में जो इजाफा रात को किया गया है, तो ये तो तकरीबन 300 के करीब पहुंच गया। जो प्राइसेस हैं, 10 रुपए कुछ पैसे डीजल की कीमत, 8 साढ़े 8 रुपए के करीब जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा। तो आप रोशनी डालिए कि अवाम का क्या बनेगा, महंगाई में कितना इजाफा होगा। काशी साहब, जिस परसेंटेज से शहद सर्फ की कीमतों में इजाफा हुआ है और उसकी बुनियादी तौर पे तो टैक्सेस ही हैं, जिस एतबार से टैक्सेस में इजाफा हुआ है, पेट्रोलियम लेवी, महंगाई जो है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ओवरऑल अगर हम मजमूई तौर पे बात करें तो वो 5 गुना ज्यादा बढ़ेगी। पेट्रोल प्राइस के हवाले से अगर हम कहें तो देखिए, जिस वक्त पेट्रोल जो है 150 रुपये लीटर था, डॉलर जो था 180 रुपये का था, उस वक्त कहा जा रहा था कि वो डिफॉल्ट करने वाला है, इसलिए सारा कुछ जो है निज़ाम तलपट किया गया। अब आप सिर्फ देख लें कि डॉलर कहाँ पे है और पेट्रोल कहाँ पे है, और बताया जा रहा है कि मुल्क तरक्की कर रहा है। ये अजीब मुल्क है कि अवाम की जेबें खाली हो गई, उनकी कमर टूट गई, वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मोहताज हो गए और मुल्क तरक्की कर रहा है। अच्छा, अगर वाकई लेटेंट स्पिरिट में मुल्क कहीं तरक्की करता नजर आ रहा होता तो अवाम पेट पे पत्थर बांध लेते। माजी में भी हमने पेट पे पत्थर बांधे हैं जब एटम बम बनाया जा रहा था, और बेशुमार और ऐसे काम हो रहे थे, कहा जा रहा था कि जनाब ये कड़वा गूंद पीना पड़ेगा। अच्छा, इस मरतबा जो बजट में जो टैक्सेस आए हैं, जो प्राइस हाइक हमें नजर आई है, एक मकरू तरीन बयान है, इस दफा वो नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि बस वही आपके लिए तोहफा है कि जितनी चीज़ों में जितने टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, इसका आम आदमी की ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसी को बोनस समझिए, इसी पे शुक्र अदा कीजिए कि ये मकरू तरीन बयान जो है, इससे अब थोड़ा सा इतराज़ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है जो प्लानिंग हो रही है वो तो एक स्मूथ सेलिंग की हो रही है। उसमें सियासी अवामिल का बाद में हम आगे चल के जिक्र करेंगे, लेकिन ये सारा निज़ाम जो है, ये जबर का निज़ाम, ये जुल्म का निज़ाम, ये साजिशों पे मबनी निज़ाम जो है, ये ज़्यादा अरसा चलता नज़र नहीं आता। बेशुमार हमने हुक्मरान देखे, हमारी आपकी होश में आए हैं कि उन्होंने भी प्लानिंग 20-20 साल की थी, 15-15 बरस की थी, लेकिन ठीक है 10 बरस निकाले, किसी ने 8 बरस निकाले, लेकिन उसके बाद अंजाम क्या हुआ। तो इस टाइप का जो जुल्म है, जो सितम है, जो साजिशें हैं, जो मुल्क से दुश्मनी है, मैं इन सारी बातों को जो आजकल हो रही हैं और पिछले 2-3 बरस में हो रही हैं, जो अवाम के खिलाफ इक़दामात हैं, चाहे वो प्राइस हाइक है, चाहे वो रिश्वत का बढ़ना है, चाहे वो डेवलपमेंट वर्क का ना होना है, चाहे बेजा मुकदमात हैं, बेजा सजाएं हैं, मैं इस सब को अवाम दुश्मनी में ही शामिल करता अच्छा, हूं। मुझे मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए कि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता और पाकिस्तान में महंगा क्यों होता है, ये मुझे जरा। देखिए जी, उसकी वाहिद और वाहिद वजह यह है कि पाकिस्तान का गुजारा जो है वो सिर्फ 2 चीज़ों पे है। एक तो हम पेट्रोल की कमाई से हुकूमत चलाते हैं, दूसरा जो टेली कम्युनिकेशन है उससे जो रेवेन्यू आता है उससे हम हुकूमत चलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई प्रोडक्ट है नहीं जो हम बेच सकें और अपने रेवेन्यू में इजाफा कर सकें। हमें हर महीने $2 अरब दरकार होते हैं। अच्छा, अब जो जायज़ राय से जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं वो तो जान ड्रेन आउट हो रहे हैं, आपको मालूम ही है। जिस तरह उसमें बंदर बांट हो रही है, जिसमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को नवाजा जा रहा है, और जिस तरह दादाजी की दुकान और उनकी फातिहा हो रही है, हलवाई की दुकान और दादाजी की फातिहा जिस तरह हो रही है, वो तो आपके सामने ही है। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क जो चल रहा है, अब उसमें एक तीसरी चीज का इजाफा हो गया, वो है आईपीपीज। आईपीपीज की कमाई से मुल्क चल रहा है इस वक्त, वरना गवर्नमेंट ने काफी आईपीपीज को फारिग भी तो किया 15-16 है ना जी, 100 तो अभी भी बाकी है, जिसमें से 50 जो है हुकूमत की अपनी मिल्कियत है। बैक जुम्बे कलम इन आईपीपीज को बंद किया जा सकता है अगर रिलीफ देना मकसूद हो, लेकिन उससे जो लूटमार हो रही है, वो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, वो कैसे खत्म? कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज नहीं है। जो 15-16 जिन से रीनेगोशिएट हुआ वो कैसे हो गया? और हुकूमत के अपने प्रोजेक्ट में जोर दे के कह रहा हूं, उसमें कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी है? वो तो ये फौरन खत्म कर सकते हैं। वो ट्रीटी उन लोगों से है जिनका नंबर ऑफ वोट लेके असेंबलियों में जो है वो अक्सरियत हासिल की जाती है और उसको इंटैक्ट रखा जाता है। मेंबरान कौमी बड़ी साहब, आपका टेक इसके ऊपर, पेट्रोलियम हाइक जो है इस वक्त, प्राइस हाइक जो हुई है, क्या कहते हैं आप इसको? लेकिन ये एक अलार्मिंग बात है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में पेट्रोलियम की, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ओपन सीक्रेट है ये, तो कोई इसमें बात छुपी नहीं है कि प्राइसेस आलमी मंडी में 70 के से करीब आप ऑलमोस्ट ऊपर नीचे $2-3 जो है बैरल की प्राइस है। तो हम ये भी नहीं कहते कि जी पहले जब 150 था तो यहाँ पे क्या प्राइस थी, लेकिन ये
सस्ता पेट्रोल देके महंगा अवाम को क्यों बेचा जा रहा है? शायद काशिफ साहब, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ये इंतहाई लूट मार पर मुबनी निज़ाम है जिसका हम पूरी कौम शिकार हो रहे हैं। और हम ज़माना तालिब इल्मी में नारा लगाया करते थे कि चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो, लूट के सूट के निज़ाम को बदलो। ठीक है ना। बदकिस्मती से 40 साल 45 साल हो ये गए नारा लगाने वाले तो ये नारा लगाते लगाते हम बूढ़े हो गए बचपन से, कादरी जवानी साहब से। भी यही नारा लगाते थे ना। ताहिरुल कादरी साहब भी ये नारा लगाते थे, सब लोगों ने ये नारा लगाया। हमने तो खुद प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स अलायंस और पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के हवाले से जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तो यही नारे लगाते हम कॉलेजों से यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटियों से आज हमारे बच्चे भी यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील होकर चले गए। लेकिन शायद इसी नारे की आज भी जरूरत है कि हमारी कौम भी बदकिस्मती से इस नारे को लगाती जरूर है, लेकिन इस नारे को अमली जामा पहनाने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं उठाती। और जहां तक ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की बात है, जैसे शिराजी साहब फरमा रहे थे कि ये हमारे अशराफिया जो है, हमारी हुकूमतें जो हैं, ये टेली कम्युनिकेशन और पेट्रोलियम से इसी से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? आप माइनस कर जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी, गैस बिल भी बिल्कुल उसी में शामिल है। और आप ये देखिए कि हुकूमत जो है ये नाम निहाद अशराफिया, जो मैं समझता हूँ कि चोरों और डाकुओं पर मुश्तमिल है। ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं है, अशराफिया इनको कहना ज्यादती है। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा है। देखिए गवर्नमेंट का हिस्सा, लेकिन हमारी पार्टी जो है वो एक तरह से ना अपोजिशन में है ना हुकूमत में है। हमारी पार्टी की मतलब ना उसने अवाम ने कोई इतना मैंडेट दिया कि हम इक्तदार में आते और कोई अपने मंशूर के मुताबिक उस पर अमल दरामद करते, जो हमारा रहा है। लेकिन आप ये देखें ना कि जितने भी पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे आप फरमा रहे, ये पैसा जाता कहाँ है जनाबे वाला? ये पैसा जा रहा है इस नाम निहाद अशराफिया की जो चोरों और डाकुओं पे मुश्तमिल है। ये चाहे हमारी जुडिशरी में बैठे हों, एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हों, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हों या पार्लियामेंट में बैठे हों, क्या रोज इनकी तनख्वाहों में 600-600% इजाफा नहीं हो जाता? 25-25, 30-30 लाख रुपए की ये तनख्वाह ले रहे हैं, 15-12 लाख रुपए का घर जो है ये किराए पर ले रहे हैं। ये क्या जुल्म है? यहाँ अवाम जो है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी हम आपको पेंशन नहीं देंगे 10 साल के बाद, उस गरीब क्लर्क की, मजदूर की या गार्ड की या मतलब इसी तरह का छोटा जो एहलकार है, और 10 साल के बाद क्या वो मर जाए? क्या उसको जिंदा रहने का हक नहीं है? मेरा कहाँ खाएगा? दूसरी तरफ आप चेयरमैन सेनेट हो या पार्लियामेंटेरियन हो या दूसरे हो, उनको आप कहते हैं आपके 4-4 अफराद जो है जहाजों में भी मुफ्त सफर करेंगे। मेरा बेसिक जो क्वेश्चन था ना जी, उसका जरा जवाब दीजिए कि हुकूमत जाहिर है कि पेट्रोल इंपोर्ट करती है, तो जारादारी तो हुकूमत की इसके ऊपर। अगर वो सस्ता इंपोर्ट करती है तो वो सस्ता देना चाहिए ना। वो यही बात मैं पूछ रहा हूँ, सस्ता देना चाहिए। सम्राट अवाम तक क्यों नहीं पहुंचे? अवाम तक सम्राट नहीं पहुंचते क्योंकि उसकी वजूहत यही है कि जो मैंने अर्ज की, ये टैक्स नेट को बढ़ाते नहीं है। सरकारी मुलाजिम जो है या प्राइवेट मुलाजिम जो है, उनकी तनख्वाहों में से पैसे काट लेते हैं, तनख्वाह उनके घर नहीं पहुंचती, टैक्स कट जाता है। और भाई आप टैक्स नेट को बढ़ाएं। हमेशा से पीटते हैं ये तमाम लोग जितने भी आते रहे हैं, पहले मुझसे पहले भी माजी में बात रही है, आप टैक्स नेट को बढ़ाते नहीं है। उसी चंद अफराद साहब कहते हैं कि टैक्स नेट में काफी इजाफा हुआ है। कहाँ इजाफा हुआ? क्या इजाफा हुआ? मुझे बताएं, कौन सा दुकानदार दे रहा है? कौन सा डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है वो दे रहा है? कौन सा वकील दे रहा है? कौन सा रेडी वाला दे रहा है? कौन सा ख्वांचे वाला दे रहा है? भाईजान, अगर किसी पर 5 रुपए भी टैक्स बनता है, जब तक वो 5 रुपए भी टैक्स नहीं देगा, इस मुल्क में तरक्की और बेहतरी मुमकिन नहीं है। इसमें यह भी है ना कि जिस भी फैक्शन को आप जिनका आपने नाम लिया है, इनको जब FBR या गवर्नमेंट हाथ डालती है तो फिर ये स्ट्राइक करते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। करते रहे स्ट्राइक। क्या बाकी दुनिया में स्ट्राइकें नहीं होती? क्या यूरोप में स्ट्राइकें नहीं होती? अमेरिका कनाडा में नहीं होती? आपकी बात, हमारा दुश्मन मुल्क जो भारत है, क्या वहां पर ये निजाम नहीं है? क्या वहां टैक्स वसूल नहीं किया जाता? देना चाहिए सबको, टैक्स चोरों को देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये चाहिए ना कि टैक्स का जो सिस्टम है वो सादा कर दें, बिल्कुल सिंपल कर दें। सादा करें या जो भी करें, बात यह है कि टैक्स नेट को बढ़ाना है असल बात जो है। राइट, ठीक है ना? इसमें सादगी वाली कोई बात नहीं है। ये बता दीजिए कि महंगे पेट्रोल की वजह से अवाम की जिंदगी और महंगाई में कितना आप समझते हैं इजाफा होगा? मैं समझता हूँ कि शिराजी साहब तो कहते हैं 5%, मैं कहता हूँ 100% इजाफा हो जाएगा। यहाँ पर जो कम्युनिटी 5 गुना, आपने वैसे 5% कहा था, 5% कहा था आपके मुंह से। चलिए खैर जो भी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ ये 100% इजाफा हो जाएगा। हमारे यहाँ तो कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज पे, कीमतों पे कंट्रोल ही नहीं है। बसों के किराए बढ़ जाएंगे, बसों का किराया बढ़ेगा, मंडी के रेट्स बढ़ जाएंगे, कमोडिटीज जो है सारी महंगी हो जाएंगी। इकबाल शाही साहब, गवर्नमेंट अपने आप को मुश्किल में क्यों डाल रही है इस तरह? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, अगर वो 1% इजाफा होता है तो वो 10% करते हैं आगे से। ऐसे ही हमेशा हमने माजी में भी देखा है। तो आप क्या समझते हैं
कि एक तो ये बता दीजिए कि आलमी मंडी में सस्ता पेट्रोल हो तो अवाम को सस्ता मिलना चाहिए, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, तो वो सम्राट अवाम तक ट्रांसफर क्यों नहीं होते? या तो आप, मेरा ख्याल है कि आपकी ड्यूटी लगी है कि आपने हुकूमत के हर गलत काम की सपोर्ट करनी है। नहीं, कि मैं support हुकूमत तो नहीं अपने कर आप को रहा। मुश्किल में डालती है। हुकूमत तो कोई मुश्किल में नहीं है। हुकूमत के तमाम कारोबार चल रहे हैं, हुकूमत के अपनी तमाम अयाशियाँ चल रही हैं। अब आपने ये कहा कि अगर ये इस तरह लेवीज की वो अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों से हुकूमत चलती है। अगर इस मुल्क में कोई अदालत होती, जिस तरह सिविलाइज मुल्कों में अदालतें होती हैं, तो पूछते कि तुम होते कौन हो ये इस तरह के जाती फैसले करने अगर वाले। आपको याद हो तो 2011-12 में पेट्रोलियम की जब फर्स्ट टाइम लेवी लगाई गई थी, उसको सेट असाइड इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने किया था। यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर इस मुल्क में अदालत होती, जो मेरी नजर में तो नहीं है, कम अज कम एक आम शहरी ये सोचता है कि इस मुल्क में अदालत नहीं है। हुकूमत अहम फैसले करती है, हुकूमत एक पार्टी होती है, अदालत उससे सुपीरियर होती है। हुकूमत के गलत फैसले आप देखें, सदर ट्रंप ने 2020 में जब जाते ही 6 मुल्कों पर पाबंदी लगाई थी, जी जी, तो एक एडिशनल सेशन जज, फीमेल जज ने उड़ा के रख दिया, तुम होते कौन। पाकिस्तान में आपने देखा कि आप कह रहे हैं कि इसके असरात क्या होंगे। अपने अपने तौर पर शराज साहब ने कहा, भट्टी साहब ने कहा। एक तो मेरा अंदाजा ये है कि गालिबन मुल्क जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान, इसको बड़े शानदार तरीके से लोगों को अपने अपने महलों में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने टाउन में, अपने अपने डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में कोशिश की जा रही है कि वहां से निकले ना कोई प्रोडक्ट खरीदने बेचने के लिए किसी बड़े शहर में आए, क्योंकि प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना होगा, वो किराया इतना देगा कि आगे प्रोडक्ट जब मंडी में जाएगी तो पीछे से जो रेट है वो उसको जो मिल रहा है। बात आप कर रहे हैं, इसके बाद तो रियासत साकत हो जाएगी ना, कांस्टेंट। ये तो कैसे खुद कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा ना। ये कैसे हो सकता है? ये कर तो रहे हैं ना। देखें, वजह ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जो देहातों से लोग 150 लेके अपनी माँ से बड़े शहरों में किस्मत आजमाई करने के लिए आते थे, और ये भी आपको याद है कि कराची में लोग 100-150 रुपए लेके, कराची बहुत ज्यादा पालने वाला बंदा था, तब शहर था। अब मुझे बताइए, एक गाँव में पहले ही बच्चा बेरोजगार है, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, कितनी दफा किस्मत आजमाई के लिए वो 2-4 हजार रुपए दे सकती है। नहीं, ये मेन सिटीज में प्रेशर तो हर दौर में रहा है, अभी भी हो रहा है। नहीं, पहले एक्सेस थी। अब बताइए कि वो जब गाँव से आएगा किसी ट्रांसपोर्ट के ऊपर किराया ही नहीं है, आपकी प्रोडक्ट बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट का पेट्रोल बढ़ने से इस हद तक किराया बढ़ जाएगा कि आप उसके असरात कहते हैं क्या पड़ेंगे हुकूमत पर, नहीं अवाम पर क्या पड़ेंगे। ये प्रोडक्ट जो 10 रुपए का टोकरा मरूदों का है वो 100 रुपए किलो हो जाएगा। आप जो बात कर रहे हैं, जाहिर है कि हमारी सब्जियां और फल भी जो है, आप लाहौर की बात ले लें तो किसी जमाने में लाहौर जो है ना सिर्फ अपनी जरूरियात पूरी करता था, बल्कि इधर से हम एक्सपोर्ट अगर इंटर प्रोविंशियल या जिले में दूसरों में जाता था, अब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे जिलों। दूसरा ये है कि यहाँ का काश यहाँ कोई आदमी इस सरजमीन में पैदा हो, यहाँ का हो, बाहर का एजेंट ना हो, IMF का एजेंट ना हो, वर्ल्ड बैंक का एजेंट ना हो, तो यहाँ का वजीर खजाना हो जिसे शलवार पहननी आती हो, ताकि वो देहातों की। महबूबुल हक भी तो हमारा नहीं था, हालांकि वो हमारा था। ये आपने क्या, तो हर दौर में रहा। डॉक्टर महबूबुल हक ने आपको एक चार्टर दिया जो मलेशिया ने बाद वो चले गए, कामयाबी से उसको हटा दिया गया ना। वजह ये कहने का मकसद ये है कि ये आप जो बातें कर रहे हैं, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हुकूमत बाकायदा तौर पर जो अलाइंस में है ये कारोबार कर रही है। आप चीनी मुझे बताइए कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं, वन सेंटेंस आंसर दीजिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपने खर्चे जो है पेट्रोलियम के प्रॉफिट से निकाल रही है? हुकूमत अवाम के साथ कारोबार कर रही है और अवाम के खून निचोड़ के अपने 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 जो अखराजात है वो पूरे कर रही है। तो इकबाल शाही साहब, लोग टैक्स भी ना दें तो हुकूमत अगर टैक्स देते, मैं बताता हूँ आपको। पहले आप एडवांस टैक्स लेते हैं प्रोडक्ट का, जब मैन्युफैक्चरिंग को प्रोड्यूस करता है, इंपोर्ट पे प्रोड्यूस करता है कोई भी मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री ओनर है, वो एडवांस टैक्स सिर्फ पाकिस्तान में है, आपको शायद पता हो। उसके बाद मिडिल मैन के पास आता है तो फिर वो 18% उस पर लगता है, क्योंकि आगे वो चीज बेच रहा है, लगता है। इनकम टैक्स अलग है। जब आपके बड़े स्टोर में आप चीज जाके लेते हैं फिर आपको 18%, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आप 54% टैक्स दे रहे हैं। कौन कहता है टैक्स नहीं?
असल टैक्स लेके खर्च कहाँ हो रहा है। आप मेगा प्रोजेक्ट्स की के बारे में मेरी एक वन लाइन है, अगर आपके पास पैसे कम हैं तो पहले आप सोने का कैंठा बनवाएंगे या घर गंदम लेके जाएंगे। अगर आपके पास मेगा प्रोजेक्ट है, फटियां लगवाने का शौक है तो स्टॉप इट। आटा तो सस्ता हो गया, अब यहाँ पे ये पोजीशन आपने किया है, वो आपने नहीं किया। आपने इस वक्त जिम्मेदारों को जो प्याज है लोगों ने गंदम सस्ती हुई है, आटा सस्ता इस बात को तो माने के दरमियान से मिडलमैन को निकाला किसने है? नहीं, मिडलमैन निकल नहीं सकता, ये ऐसे ही लोगों को तमाशा बनाया। मैं बताता हूँ, इंडिया मॉडल को अडॉप्ट जब तक नहीं करते, इंडिया में यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर कोऑपरेटिव बैंक बने हुए हैं, और जब हुकूमत किसी प्रोडक्ट की कीमत अनाउंस करती है तो जिम्मेदार को पहले ही पता होता है। टॉपिक लंबा हो जाएगा, आप डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स की और डेवोल्यूशन ऑफ यही है ना की बात आप जो मिडलमैन जो है, मिडलमैन दोस्त है जिम्मेदार का, वही पैसे देता है, कोई बैंक उसको पैसे नहीं देता। 5,000 रुपए देते हैं जो हर गवर्नमेंट आके दे देती है। कितना बोझ पड़ेगा इजाफे, महंगाई में कितना इजाफा आप देख रहे हैं? देखो इसका बोझ का तो है कि हमारा तो कैसी है ना जी, जितनी कैपेसिटी आवाम की है उसमें तो अब बोझ की सकत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे अवाम? तो कुछ भी नहीं करेंगे, डंडे खाएंगे, बाहर को निकलने की सकत है। मुझे बड़ा मुख्तसर सा जवाब शराई साहब चाहिए कि आज से नया बजट लागू हो गया है और आपने देखा कि 10% जो है डिलीवरी, जो ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज है, ये मैं आपको मिनिमम एंड पे बता रहा हूँ, 10% उस पर भी टैक्स लग गया है। इलेक्ट्रिसिटी बिलों के ऊपर जो है वो 10% सरचार्ज लगा दिया गया है। उसके अलावा गैस और बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। तो नए माली साल की आमद हो गई है। मुख्तसर सा जवाब इसके ऊपर देते हैं नए माली साल पे, क्योंकि बाकी 2-3 टॉपिक्स मैं चाह रहा हूँ वो भी डिस्कस हो जाए। देखिए जी, मैंने अर्ज किया था कि 5 गुना ज्यादा बोझ पड़ेगा आम सारिफ पे। वो 5 गुना कैसे, आपने खुद ही गिन लिया कि बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया। जाहिर है कि हमारी मईशत ऐसी है कि ऑनलाइन जो बिजनेस है उस पर टैक्स ऐड हो गया। ठीक है जनाब। और इसके अलावा और कुछ और ऐसी चीजें हैं जो रिलेटेड हैं, यानी उसमें ट्रांसपोर्टेशन है ऑफ कोर्स, आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बसों के किराए हैं, ट्रेन के किराए हैं, जहाज के किराए हैं, वो ज्यादा हो गए। मेरे ख्याल में उसको पांच मद ऐसी हैं जिसमें हर आदमी पे जो है वो बहुत ज्यादा। लेकिन हम क्यों ये समझ लेते हैं कि हुकूमत उसको कंट्रोल नहीं करेगी, जो बेजा इजाफा करेंगे ट्रांसपोर्ट? हरगिज नहीं करेगी, हरगिज नहीं करेगी। वो माफिया को पैटर्नाइज करेगी या अवाम को अकोमोडेट करेगी। अकोमोडेट करना हो तो इस तरह होता है कि जी हम वो टेलीविजन की जो फीस है 50 रुपए, वो तो हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो जो फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स बिल था, मिनिमम बिल था, उसको हम 300 से हटा के 500 पे ले गए। अच्छा, मुझे आगे चलना है, मुझे ये बता दीजिए, अगर ये सब बड़ा है तो अवाम का जो सोर्स ऑफ इनकम भी तो थोड़ा इंक्रीज, कुछ नहीं बढ़ा। 10% अगर आप कहीं तनख्वाह बढ़ा रहे हैं या 7% बढ़ा रहे हैं तो महंगाई देखे ना कितने % मुख्तसर जवाब। कौन से अवाम की तनख्वाहें बढ़ी हैं मुझे बताएं? क्या प्राइवेट स्कूलों के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, बैंकों के सिक्योरिटी गार्ड हैं, प्राइवेट स्कूल की जो टीचर्स हैं, क्या उनको तनख्वाहें बढ़ गई हैं? आउटसोर्स होते हैं बड़ी साहब, क्या करते हैं? कौन से आउटसोर्स हैं? वो गवर्नमेंट के मुलाजिम थोड़ी होते हैं। जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल है, क्या उनकी तनख्वाहें बढ़ना हक नहीं है उनका? क्या सिर्फ सरकारी स्कूल के टीचर की तनख्वाह बढ़नी चाहिए? गवर्नमेंट का तो नहीं है ना बड़ी साहब, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए ना। क्यों नहीं है गवर्नमेंट का कंट्रोल? गवर्नमेंट जो फीसें लेने के लिए आप कमाल करते हैं। ये क्या बात हुई? जो रियासत है, रियासत को चलाने के लिए इंतजामिया होती है। आप सही कह रहे हैं, उनका कंट्रोल होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं, हुकूमत ने कहा 50,000 रुपए कम अज कम मिनिमम वेजेस हैं। वेजेस हैं। सर मुझे बता दें, कोई फैक्ट्री वाला, कोई बीड़िया वाला, कोई किसी फैक्ट्री में मिल रहा है? अगर तो मिल रहा है तो मुझे बता आप घरेलू मुलाजमी को देखें, घरेलू मुलाजमी जो है 6 से लेकर 10,000 तक पूरा महीना काम करते हैं। मुझे नहीं मिलता, मैं डेली बेसिस पे काम करता हूँ, तो मेरा काम है कि मतलब रेलेवेंट फॉर्म्स पे जाऊं ना, तो ये शऊर तो हमारे पास है। आशिफ साहब मुझे बताएं, सामने आपका कैमरामैन बैठा है, क्या इसको 50,000 तनख्वाह मिलती होगी? मेरा नहीं ख्याल कि इसको भी 50,000 तनख्वाह मिलती होगी। बदकिस्मती है हमारे हर जगह कि हर जगह ये जुल्म सितम का दौर जारी है। 25 और टीचर हैं जो प्राइवेट 25-30,000 प्राइवेट स्कूल है तो आउटसोर्स है। नहीं, हुकूमत जिसका नाम है, हर जगह उसने कानून को नाफज करना होता है जो वो बोलते हैं। अब पिछली जो गवर्नमेंट है जिन्होंने इनको प्राइवेट स्कूल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रमोट किया, वो तमाम जिम्मेदार है ना जी। आज आपको पता है कि इस वक्त पंजाब में जो हॉस्पिटल कितनी तादाद है जो अपना आउटसोर्स पता है? जी हाँ, मुझे जिन लोगों ने लिए वो पता है आपको? लेकिन वो 550 स्कूल लिए हैं, पता है आपको? अभी तक तो हुए तो नहीं है ना जी। हो गए जनाब, हो गए हैं। डॉक्टर जो है वो मतलब आउटसोर्स हो गए हैं, अस्पताल जो हैं। शाहिद साहब मुझे बताइएगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर जो 22 अरकान थे KPK के, उनकी हलफबर्दारी रोक दी है, नोटिस जारी हो गए हैं। दूसरी तरफ
राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है टॉपल हो सकती है या चेंज हो सकती है केपीके में। अभी घंटा पहले उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा जी कि पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के अरकान जो हैं मुनहरफ हो सकते हैं 20 या 25 जितने भी चाहिए मखसूस नशिस्तों के बाद। तो आप समझते हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के जो अरकान हैं उनकी मंडी लगने लगी है, और क्या इतना आसान होगा उनके अरकान जो हैं उनको तोड़कर एक मखलूत हुकूमत या कोई और गवर्नमेंट बनाई जाए वहाँ? जी बिल्कुल, बहुत आसान होगा, इंतहाई आसान होगा, और ये उतना ही आसान होगा जिस तरह 26वीं तरमीम हो गई। आपने देखा नहीं कि मौलाना फजल रहमान जैसी शख्सियत जो वो कह रहे हैं कि मेरे आदमी अगवा किए गए, उनको धमकाया गया, उनको डराया गया। पहले वो रो रहे थे मीडिया टॉक करते हुए, बाद में जब वो नहीं, उनका बंदा तो कोई नहीं अगवा हुआ। नहीं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, उन्होंने बिल्कुल आंखों में आंसू भर के ये कहा था, और मैं बिल्कुल अपनी याददाश्त पे मुझे अब ये सियासी बयानात है, कुछ सियासी बयानात ऐसा हो रहा था, शौक भी थी। मैंगल साहब इस मुल्क में मुश्किल क्या है? मैंगल साहब के पेट्रियाट बनी गई तो मुझे बताएं, शेरपौर जैसे और इतने मतलब नामवर सियासतदान जो पीपल्स पार्टी के थे, फैसल सालेयात और राव सिकंदर इकबाल जैसे लोग जो जिसको कहते हैं कि सीजन पॉलिटिशियंस थे और पीपल्स पार्टी के डाई हार्ट वर्कर्स थे, वो वहां पर वो तो मार्शल दौर में था। वापस आते हैं, मार्शल दौर, ये सिविल दौर सब एक ही बात लगती है। अच्छा सुने, ये भी सिविल मार्शल है। आपके सवाल की तरफ वापस आते हैं। मैंने अर्ज किया कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, डराया जाएगा, जो नहीं डरेगा उसको धमकाया जाएगा, जो धमकाने में भी नहीं आएगा उसको उठा लिया जाएगा। सिंपल एज दैट। लेकिन अभी तक तो वो इंटैक्ट है। अभी काम शुरू हुआ है ना जी, अभी का काम शुरू है। 27वीं तरमीम के बाद देखिएगा क्या होता है। एक एजेंडा है, उस एजेंडे की तकमील के लिए वो गवर्नमेंट तो कह रही है वो चीज जो नाजायज है वो जायज करार दे दी। नहीं, आज राना सनाउल्लाह ने भी कहा, बाकी मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं कि पाइपलाइन में कोई तरमीम नहीं है, तकबीर नहीं पड़ी जाएगी, झटका किया जाएगा। झटके की हुकूमत। आप पीपल्स पार्टी के कारकुन होते हुए कैसे देखते हैं कि एक तो पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर 22 अरकान की हलफबरदारी रोक दी है, नोटिस जारी हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको एक्टिव कर दिया था, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो 8 जजेस का फैसला था उसको रिवर्स कर दिया था। अच्छा जी, भट्टी साहब से सिर्फ 2 मिनट में ले लो। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान जो आप समझते हैं मुनहरफ हो सकते हैं, जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा 2 मिनट बल्कि 2 फिक्रों का टाइम हो रहा है। आपसे भी गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया था, एक मेजॉरिटी फैसला था, क्या इंप्लीमेंट हुआ? नहीं हुआ। तो वही हाल अब। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन का इजलास था, इसीलिए उन्होंने आज उसको कल पे पेंडिंग कर दिया। माइट इज राइट चल रहा है। नफ्सिन जायकातुल मौत वाली बात है। ये सारी जो अदलिया है ये भी मौत पे ही चल रही है। इनकी भी मतलब मौत नजदीक आई हुई है। इस किस्म के जो फैसले हो रहे हैं क्या कहा जाए? मेरी बात सुने आपकी, देखिए अदलिया में अगर कुछ हो तो फिर वो आईनी है ना जी। कौन सी अदलिया है हमारे मुल्क में? कौन से फैसले आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं? जस्टिस बने हैं, उनकी सीनियरिटी का फैसला आसिफ अली जरदारी साहब ने किया है। आसिफ अली जरदारी साहब क्या कर सकते हैं? उनके सामने एक जाके पेश हो गई, सदर पाकिस्तान है, लेकिन उनके सामने जो चीजें लिखी हुई चली जाती है उन्हें दस्तखत कर देनी है, नहीं करेंगे ये तभी मतलब 90 दिन माने कि वो सदर का रोल तो नहीं अदा कर रहे ना। फिर पाकिस्तान में बदकिस्मती कोई भी इदारा मुस्तहकम नहीं है जब तक मुझे ये बताइए, इदारों में अपनी आईनी हदूद के मुताबिक काम नहीं करते, कुछ भी अच्छा बड़ी साहब मुझे बताइएगा कि क्या आसान है खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के जो एमपीएस हैं उनकी हमदर्दियां खरीदना? जी कोई मुश्किल नहीं है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। जैसे जहांगीर साहब ने जहाज उड़ाया था और जहाज भर के ले गए थे, आज फिर कोई और जहाज उड़ेगा, फिर जहाज भर के ले जाएगा। मुझे एक और जवाब दे दीजिएगा मुख्तसर साहब। लेकिन मैं इसकी मुसम्मत करता हूं, ये काम नहीं होना चाहिए। पंजाब असम्बली के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस जा रहा है, आपका टेक इसके ऊपर, बीइंग मेंबर ऑफ पीपीपी? मेरा तो ख्याल है कि मतलब उनके खिलाफ ये रेफरेंस नहीं होना चाहिए। स्पीकर साहब को जो है फाहम तफहीम से काम लेना चाहिए। अगर उन अरकान ने मतलब कोई गलती की भी है तो ठीक है, उसको जहां और बहुत सारी गलतियां इस दुनिया में माफ हैं हमारे मुल्क के हुक्मरानों पर, तो इन अरकान असम्बली को भी मौका दे दें कि मतलब वो इस फाहम तफहीम से काम करे और जमहूरी निज़ाम को आगे चलाया जाए। लेकिन मुझे हैरत है कि आप पीपल्स पार्टी ने पंजाब में स्पीकर की जो है वो जो स्लॉट है क्यों नहीं ली? पीपल्स पार्टी ने नहीं ली, मतलब माजी में एक आपका बड़ा टॉवरिंग पर्सनालिटी जो हमारे भी दोस्त थे, पीपल्स पार्टी की इतनी अक्सरियत नहीं थी ना कि वो स्पीकर रहे हैं। लेकिन देखें कुछ एक ही चीज मिल सकती थी ना, गवर्नरशिप मिल गई, आईनी होता वो भी ठीक है ना, पीपल्स पार्टी, और वो भी इसीलिए कि मतलब जमहूरियत
दो क्वेश्चन सपोर्ट कर सकें। मखसूस नशिस्तों की वो तो चले छोड़े, वो तो न्यूज़ है, 22 अरकान की पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो अरकान असम्बली हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है वो मुनहरफ हो सकते हैं। और क्या आप समझते हैं कि अब जो है उनका दरख्त से गिरने का टाइम हो गया कुछ लोगों का? काशिफ साहब आप भी प्रोग्राम कर चुके हैं इसके ऊपर, मैं भी कर चुका हूं। ये जरूरत ही नहीं थी। 9 मई के जो केसेस जिन जिन के ऊपर हैं आपको पता वो काफी बड़ी तादाद है, उनको डिस्क्वालीफाई करके रेफरेंस भेजा जा सकता था। ये ऐसे उन्होंने, मैं तो थोड़ा सा या पंजाब असम्बली की बात कर रहे हैं? सारे 4 सूबों की बात कर रहा हूँ, अच्छा। नेशनल असम्बली के और सेनेट की भी बात कर रहा हूँ। यहाँ से गवर्नर अभी तक अंदर है, आपको पता ही, पंजाब का साहब गवर्नर अंदर है। जी। 9 मई के ऊपर जिस जिसके ऊपर FIR है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता, सजाएं दिलवा के डिस्क्वालीफाई तो कर। फिर ऑप्शन क्या होगी PTI के पास? ये जो सब कुछ आप कह रहे हैं PTI के पास कोई ऑप्शन नहीं है। रेजिग्नेशंस? वजह यह है कि क्योंकि कल हमारे दोस्त फवाद चौधरी ने भी कहा कि अब टाइम वो आ गया है कि देखना पड़ेगा PTI रिजाइन कब करती है। देखो जो अपना क्या नाम चौधरी का बताया आपने, फवाद चौधरी वो कहे या को आम गली महल्ले का बंदा किसी को छोड़ दें। जब समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट, हर बंदे को पता था कि ये टारगेट KP के ही जा रहा है। अब अंदाजा करें सर, नंगा फैसले हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में। सब बच्चे को पता था कि ये फैसला ऐसे होगा और फिर KP की हुकूमत बदलेगी। अब भी KP के में मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाह रहा हूं कि जाहिर है KP के में PTI अब भी KP के में PTI के सुन लेना जो है KP के में PTI की हुकूमत नहीं है, सुन ले, नहीं है PTI की हुकूमत KP के में नहीं है। आपको शायद नहीं, ये आप फिर किसकी है? मैं बताता हूँ। चीफ सेक्रेटरी और IG नहीं बदल सके, जो वफाक का एक हक है, यानी जुम्मन क्या कैसे उसका अख्तियार है। वहां थाने तक और DPO ऑफिस तक और एडमिशन तक जाके आप देख लें किन का हुक्म चलता, जाके पता कर लें। KP के में MP MNA आवारा तरीके से जो है आंसर वो हैं, टूट जाएंगे, 100% टूट जाएंगे, 100% टूट जाएंगे। सिंपल सा अपना मुख्तसर सा अपना टेक दे दीजिए पंजाब असम्बली के 22 अरकान 26 अरकान। मुझे याद आ रहा था कि एक दफा तमीना सुल्ताना ने चूड़ियां फेंकी थी और फिर दुपट्टा बेनजीर के ऊपर फेंका था। इस तरह नेशनल असम्बली में बेताशा लड़ाइयां मैं देखता रहा, कभी इस तरह रेफरेंस नहीं गए। ये पहली दफा होगा और मैं समझता हूँ कि मलिक अहमद खान जो हैं स्पीकर हैं, उनको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले तो उनको जो उन्होंने गुस्से से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उनको सोबर आना चाहिए था। पार्टी के स्पीकर हैं, लेकिन इस वक्त जब स्पीकर आदमी बन जाता है तो सबके लिए होता है, उसको बिल्कुल शाइस्तगी से करनी चाहिए थी। और 20 लाख जुर्माना और उनका रेफरेंस भेजना, उनको 15 इजलासों के लिए सस्पेंड करना, ये ज्यादा हो गया है। मैं समझता हूँ कि कल को ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। नहीं होना शानदार रवायत कर रहा है शाहिद साहब। लोहे को जब बहुत ज्यादा आंच दी जाती है, पहले वो सुर्ख होता है, फिर वो नरम पड़ता है, फिर वो मोड़ा जा सकता है। इतनी आंच दी जाएगी तमाम अरकान असेंबली को कि बेचारे मुड़ तुड़ जाएंगे। तो फिर तो ये सियासतदान तो ना हो अगर मुड़ तुड़ जाएंगे तो। नहीं, एक हद होती है ना। तो जो जेलों में बाहर निकल के हैबिटेटर से मर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सारे मर जाएं? की हद होती है ना। क्या कहते हैं, जो जेलों से वापस लोग आ रहे हैं बेशक जमानतों से आ रहे हैं, उनमें कितने लोग मर गए हैबिटेटर? 6 के अभी तक पंजाब। अगर कोई बंदा बरी हो जाता है तो फिर कौन जुम्मेदार है इतनी देर रहने के? इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 19 साल बाद जब बंदे को बरी करती है तो सजाए बहुत कहा जाता है, तो कौन जुम्मेदार है? किसी पर कोई इम्पोज हुई है पेनल्टी? राइट, मुख्तसर सा जवाब दीजिए, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफर की है हुकूमत से मुज़ाकरात पर तैयार हो जाएगी? और दूसरा सवाल इसके साथ ही ले लीजिए कि क्या पाकिस्तान की माशी मुश्किलात हल हो रही हैं? बल्कि मैं समझता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन ये भी ले लीजिए कि मौजूदा हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी लाने में कितनी कामयाब, दरिया को कूदे में बंद करती? देखिए जी, जब 26वीं तरमीम हो रही थी तो PTI उस वक्त नेगोशिएशन में चली गई। मौलाना साहब के घर डेरे डाले हुए थे, आनियाँ जानियाँ हमने भी देखी, आपने भी देखी। दैट वाज हाई टाइम। आई थिंक उस वक्त इनको नेगोशिएशन में नहीं जाना चाहिए था, इनको असेंबलियों से बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन ये दो बाहर आने से मुराद आपकी है कि वो रिजाइन कर देते, इस्तीफे दे के बाहर आ जाते हैं, हुकूमत ज़मीनी इंतखाब करती, जो मर्जी करती, अपने हथकंडे इस्तेमाल करती, अपनी मेजोरिटी ले जाती। सारी दुनिया को पता था कि हो क्या रहा है। लेकिन ये लोग असल में 2 कश्तियों के सवार थे कि शायद यूं बच जाएंगे तो यूं बन जाएंगे। हुकूमत के अज़ाइम इनको समझ में ना आए। अब मैं समझता हूँ फिर वो वक्त आ गया है
इनको नीमे बरूं वाली कैफियत से बाहर आके फौरी तौर पे असम्बलियों से बाहर आ जाना चाहिए। और अगर इन्होंने कोई रेजिस्टेंस शो करनी है तो मुआशी मुश्किलात पे अपना टेक मुआशी मुश्किलात बढ़ रही हैं हुकूमत की। देखिए सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी एब्सोल्युटली जीरो। जो ताकतवर तरीन लोग हैं वो भी सरमाया नहीं ला सके। देखिए पीटीआई की अरकान को अफ़हाम तफहीम से काम लेना चाहिए। राइट, जिस तरह एक कौना मश्क मुतहर्रिक सियासतदान का रोल है वो इनको अदा करना चाहिए। हुक्मरानों के हुकूमत के साथ बैठकर इन्हें मुज़ाकरात करने चाहिए, कुछ गिव एंड टेक के ऊपर अमल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि जमहूरी निजाम आप समझते हैं गवर्नमेंट के पास इतना कुछ है कि वो दे सके? बिल्कुल बिल्कुल है, गवर्नमेंट के पास दे सकती है, गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ होता है, ये लेने वाले तो बने, लेकिन ये तो सिर्फ मतलब हर बात के ऊपर कि जी बस कैदी को छोड़ दो, कैदी को छोड़ दो। तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है इस पर्पस के लिए क्यों नहीं लीड करती, आगे क्यों नहीं स्पीयरहेड करती? पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा मतलब उनको अफ़हाम तफहीम के लिए ऑफर की है। बिलावल भुट्टो साहब भी कहते रहे हैं कि आए बैठ के हम काम करते हैं, मिलके काम करें, लेकिन वो मिलके काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। जो है वो बम्बारमेंट शुरू कर देते हैं, वो तो कोई ना कोई कर देते हैं। लेकिन आप देखें ना, आप इस पर काम के लिए तो बिलावल साहब और जरदारी साहब 12 उनको ऑफर कर चुके हैं, आए बैठकर काम करें। बट साहब मुझे बताइएगा कि माली मुश्किलात, जो माशी मुश्किलात है हमारी, वो बड़ी संगीन है, कम हो रही है, आपको नजर आती है? ये बढ़ रही है, अवाम पर माली मुश्किलात का इजाफा हो रहा है, बैरूनी सरमायाकारी है वो के बारे परेशान में है। आपका जो और बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए भी मैं समझता हूँ कि हुक्मरान जो है उसमें उस हद तक कामयाब नहीं हुए जितना के हो सकते थे। मुख्तसर सा रीजन बता दीजिए। इसकी वजह यही है कि मतलब जो तजुर्बाकार और मुतहर्रिक किस्म के कारकुन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उस मुज़ाकरा उस काम में शामिल नहीं है जो इस मुआशी निज़ाम को बढ़ोतरी की तरफ ले जा सके। सिर्फ मिट्टूरी खाने वाले भी बादशाह साहब, मुख्तसर जवाब। तरीके इंसाफ हुकूमत के ऑफर पे गौर करना चाहिए, करेगी, मुज़ाकरात करेगी, और माशी मुश्किलात का बता दीजिए। और बैरूनी सरमायाकारी में जो मैं अपने मतलब आपसे चाह रहा हूँ, पहला तो यह है कि इस हुकूमत में के लिए पीटीआई, जब आप पीटीआई का नाम लेते हैं तो मैं उसके वोटर को समझता हूँ। इस हुकूमत के लिए वोटर और पीटीआई इर्रेलेवेंट हो चुकी है। जो नया निज़ाम आ रहा है वो ये है कि पीपल पार्टी को वजारतें ऑफर की जा चुकी हैं, बल्कि हुक्म दिया गया है, बल्कि हुक्म दिया गया है, बल्कि ये है कि उसमें मरकजी अहदेदार कहा कि आप बेनिफिशियरीज हैं, ऐसी बात नहीं है। ये मीठा मीठा हड़प आप नहीं कर सकते। अब हम हमारे ये आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ किसी और की ये। और दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब ने प्रेसिडेंट साहब जो है चंद साहब ने इसकी जो है भरपूर जो है मतलब वो तरदीद की है कि पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा प्रोग्राम सदर साहब का दफ्तर भी बहुत जल्दी खाली हो रहा है, उसमें नए लोग आ जाएंगे। और ये है कि इसके अलावा इस वक्त और इससे आगे सदर का दफ्तर खाली करके तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पे नए किराएदार आ रहे हैं, नए बल्कि मालिक आ रहे हैं, किराएदार नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं। बड़ी साहब, ये आपका प्रेसिडेंट जा रहा कहीं? नहीं कहीं नहीं जा रहा। ये मैं समझता हूँ कि कमजोर निज़ाम जरूर है जमहूरियत जो है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की तरवीज के लिए और मजबूती के लिए, इस्तेकाम के लिए हमेशा कुर्बानियां दी हैं, और अब भी हम सब इकट्ठे हैं और इस निज़ाम को मजबूत करेंगे। इसको कंक्लूड कीजिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि नंबर 1 इस सेटअप को, जो कहते हैं मैन प्रपोजल के तौर पर उन्होंने सेटअप को चलाना है, और ये बाकायदा फाइनल हो गया है कि सेटअप यही चलेगा। उसके लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कोशिश की जाएगी कि मुल्क इकनॉमिकली तौर पर कमजोर है। अच्छा, ये मिथ चेंज नहीं हो सकती कि जो माशी जो है आपकी सर्वाइवल जो है, या फिर हम जैसे कहते हैं माशी इस्तेकाम, वो सियासी इस्तेकाम के बगैर भी तो आ सकता है। ये कुछ मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, मैं दोनों चीजें, स्कूल ऑफ थॉट है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स पल्स होती है, वो सारे कहते हैं कि 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं आई ना आएगी, बल्कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट दुबई शिफ्ट हो रही है। बल्कि इसी तरह मैं आपको लाइव अच्छा इकबाल शाह साहब, अगर माशी अदम इस्तेकाम की वजह से अगर सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी इस्तेकाम नहीं है, तो फिर उसका कसूरवार कौन है? सियासतदान ही हुए फिर? नहीं, सियासतदान नहीं है। देखिए, सियासतदान 2 किस्में हैं, एक बेनिफिशरीज हैं जो इस वक्त हैं, एक आना चाहते हैं वो हैं, वो भी जाहिर चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन यह कि इस वक्त सेटअप की जो जरूरत है, जो फाइनल फैसले हो चुके हैं, वो यही सिस्टम चलाने की कोशिश करेंगे। मैन प्रपोजल चल पड़ेगा, ये फिर गार्ड डिस्पोजल, देन गार्ड डिस्पोजल। अगर ये कि मैन प्रपोजल है कि आदमी ये सोचता है और खुदा पता नहीं फिर क्या सोचता है। पाकिस्तान में साहब इस खुदाई फैसलों का इंतजार कीजिए, उन्हीं से तब्दीली आएगी। इंसानों के फैसलों से जिस टाइप की मकरू तब्दीलियां आई हैं पिछले 25-30 साल, आप देख लीजिए,
वो जी बड़ी साहब। वो उस मुल्क को कुछ नहीं दे सकते। खुदाई फैसले बिल्कुल बिला बजा, हम बहैसियत मुसलमान उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल शऊर के साथ पैदा किया अपना है, खलीफा भी ठीक है ना? बनाया ना, और जब अपना शऊर खलीफा भी देख रहे हैं बनाया ना, है, 30 ठीक साल है में ना? शऊर ही और देखा। आवाम जो है इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी इस सियासी जद्दोजहद के साथ इस जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करते हुए पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब भी लेकर राइट, आएगी। थैंक यू वेरी मच जी, टाइम खत्म हो गया बिल्कुल। व्यूअर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया। हमने पाकिस्तान के मसाइल गोना गू हैं, बहुत ज़्यादा हैं, पहाड़ जैसे मसाइल अगर अवाम के हैं तो फिर हुकूमतों के भी हैं। ज़ाहिर है कि वो भी कोशिश करते हैं, अवाम को कोशिश करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में जिस निज़ाम के तहत हम पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान में अवाम रह रहे हैं, उसमें हर बंदे को, वो बंदा है या बंदी है या बच्चा है या बूढ़ा है, अपना सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जैसे यूरोप में होता है। खैर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे इधर तो नहीं है, अल्लाह करे इतनी हो, लेकिन ज़ाहिर है कि हुकूमत तो अपनी खून नहीं बदलेंगी, कोई भी हुकूमत हो, टैक्सेस का बोझ डालेंगे, लेकिन आवाम को ही इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आने वाले दिन जो हैं, दुआई की जा सकती है कि हुकूमतें जो हैं आवाम के मसाइल को हल करने में जो है अपनी कोशिशें करें, बल्कि ऐसे इकदाम लें। बस आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।